हेलो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमने बेसिक टर्म समझ लिए थे। अब करते हैं बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन है सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशन। कैसे समझो, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि अकाउंट कैसे करना चाहिए। अब इसके फीचर्स क्या है सर। इसके बच्चों फीचर्स होते हैं, फीचर्स बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर हैं कि ये मैन मेड है। किसने बनाए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? इंसानों ने बनाए हैं। किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। फर्स्ट ठीक है, मैन मेड है। सेकंड बच्चों ये फ्लेक्सिबल है, मीन्स हम इन्हें चेंज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड मतलब होता है बच्चों कि ज्यादातर कंपनियां या हर एक कंपनी में ये रूल्स फॉलो होते हैं। जो अभी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे वो सारे प्रिंसिपल का हर कंपनी में मेनली फॉलो होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है सर? रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके फीचर्स क्या है? ये मैन मेड है सर, फ्लेक्सिबल है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। जनरली एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड मीन्स है कि हम मैक्सिमम कंपनीज में ये रूल्स फॉलो होते हैं। तो बच्चों यहां से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, यहां से एक टर्म निकलता है गैप, GAAP। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मीन्स जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैन मेड है, फ्लेक्सिबल है और जनरली ये हर कंपनी में फॉलो हो जाते हैं। तो यहां से बनता है गैप। गैप की फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल्स जनरली हर कंपनी में फॉलो होते हैं। अब बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है कौन कौन से? क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते कौन कौन से हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते कितने बच्चों? मेनली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कितनी कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? 2 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को? 2 कैटेगरी में। वो 2 कैटेगरी समझते हैं बच्चों क्या क्या है। उन 2 कैटेगरी में फर्स्ट आते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड सेकंड है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। फिर बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है सर? 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सेकंड है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बच्चों ये होता है कि हम कुछ एज्यूम करते हैं। हमने पहले बिजनेस करने से पहले कुछ सोचते हैं, अपने दिमाग में कुछ सोचते हैं, उसे कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मतलब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, एज्यूम करते हैं, उसे बोला जाता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं बच्चों? अकाउंटिंग कन्वेंशन होता है ट्रेडिशन, आपने सुना होगा ट्रेडिशनल। क्या? ट्रेडिशनल, जो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। कोई ऐसी चीज होती है बिजनेस में जो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन फॉलो करते हैं, उसे बोला जाता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आउटकम्स ऑफ
अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आउटकम किसका है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस का या ट्रेडिशन। आउटकम ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन कहां से निकला है? ट्रेडिंग से। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहां से निकला है? एजम्पशन से, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन से। अब जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, कितने टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, कितने टाइप के एजम्पशन होते हैं? बच्चों 3 टाइप के एजम्पशन होते हैं। कितने टाइप के एजम्पशन होते हैं? 3 टाइप के एजम्पशन होते हैं। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फर्स्ट एजम्पशन क्या होता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सेकंड है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट। रिवाइज करते हैं बच्चों। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कितने कैटेगरी में क्लासिफाई है? 2 में। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हम एज्यूम करते हैं, खुद से सोचते हैं। सेकंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, मतलब जो ट्रेडिशन से फॉलो होते आ रहा है, पहले दादा फॉलो करते थे फिर हम कर रहे हैं, हमारे ये चीज होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इसको हम लेटर हाफ में पढ़ेंगे या नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इस वीडियो के लेटर पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होता है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या होता है। बच्चों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन सिर्फ 3 ही होते हैं। कितने होते हैं? सिर्फ 3। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड एक्यूरल कॉन्सेप्ट। अब 1 बाय 1 इनको समझते हैं कि क्या होते हैं। फर्स्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? बच्चों देखो, ये जो वर्ड गोइंग है, अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो इसका मतलब होता है चलता रहे। अब बच्चों मान लीजिए ये आप हो। कौन हो? आप हो और आप एक बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। तो आप क्या चाहेंगे कि ये बिजनेस कितने टाइम तक चले? आप तो चाहेंगे जब तक हो सकता है तब तक चलता रहे। क्या चाहेंगे? चलता रहे, कभी बंद ही ना हो। अभी मैं कर रहा हूं इस बिजनेस को, बाद में मेरे बच्चे करें, बाद में उनके बच्चे करें, मतलब जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे। यही है बच्चों गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मतलब हमारा बिजनेस क्या रहे? चलता रहे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन क्या होगी? अगर पूछेगा व्हाट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, आपको समझ में तो आ गया, जो भी आपका बिजनेस है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलते रहे। डेफिनेशन लिखिए। इट इज assumed that the business will continue. The business will continue to exist for a period of for a long period in the future. For a long period in the future. तो समझ में आ गया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है।
इट इज एज्यूम दैट, हम एज्यूम करते हैं बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस चलता रहे, टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर, एक लंबे समय तक। मैंने एग्जांपल दिया, अभी आप बिजनेस कर रहे हैं, फिर आप सोचेंगे आपके बच्चे करें, फिर उनके बच्चे करें, तो हमारा बिजनेस क्या रहे, चलता रहे। इसी बिजनेस का नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, हमारा बिजनेस चलता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी मतलब होता है स्टूडेंट लगातार। यहां पे लगातार का मतलब ये है कि जो हम एक अपनी बुक्स, अकाउंट ऑफ बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, हम जो अपनी बुक्स बना रहे हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें सारा हिसाब किताब, जो भी बुक मेंटेन कर रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट ईयर, जो हमने पहले साल अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग मतलब होता है बच्चों रिकॉर्ड करना, जो भी हम अपने बिजनेस से रिलेटेड चीजें करते हैं, वही सेम प्रिंसिपल, या जिस तरीके से हमने इसमें फर्स्ट ईयर में रिकॉर्डिंग की थी, फर्स्ट ईयर में क्या की थी, रिकॉर्डिंग की थी, वही हम सेम प्रोसेस सेकेंड ईयर भी फॉलो करें, सेम प्रोसेस हम थर्ड ईयर भी फॉलो करें, सेम प्रोसेस हम फोर्थ ईयर भी फॉलो करें। मतलब लगातार वही रूल हमने फॉलो करना है जो हमने पहले अप्लाई कर लिया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए। इसे बोला जाता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। जो एक बार हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर लिए, वही हम रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे ईयर बाय ईयर। तो सेकेंड ईयर भी वही करेंगे, थर्ड ईयर भी वही करेंगे, फोर्थ ईयर भी वही करेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मतलब हुआ जो भी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं अपने बुक्स को रिकॉर्ड करने का, वो हर साल वही फॉलो करेंगे। डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। दिस कॉन्सेप्ट states that accounting principles and method should remain consistent from one year to another। बच्चे क्या कह रहे हैं, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स हैं, जो भी हम मेथड फॉलो कर रहे हैं अपनी अकाउंटिंग करने का, शुड रिमेन कंसिस्टेंट, वो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। जो मैंने आपको बताया, एक ईयर में जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग का, वही सेम सेकंड ईयर में भी करें, वही सेम थर्ड ईयर में भी करें, वही सेम हम फोर्थ ईयर में भी करें। तो इसको बोला जाता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट मेरे साथ समझिएगा बहुत ध्यान से। क्या है एक्रूअल कॉन्सेप्ट? मान लीजिए बच्चों एक है श्याम। कौन है ये पर्सन? ये पर्सन है श्याम। श्याम की एक शॉप है। क्या है? श्याम की एक शॉप है। और श्याम की शॉप से मैंने, यहां पे हूं मैं, कौन हूं मैंने श्याम की शॉप से गुड्स परचेज किए। क्या परचेज किए? गुड्स परचेज। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। श्याम से गुड्स परचेज किए। कितनी कॉस्ट के किए? 10,000 के। मैंने श्याम की शॉप से गुड्स परचेज किए 10,000 के। कब किए? आज किए। कब किए? आज किए। ठीक है। मैंने श्याम से बोला मैं आपको पेमेंट, मैंने श्याम से क्या कहा? मैं आपको पेमेंट दूंगा आफ्टर 3 मंथ। आफ्टर 3 मंथ मीन्स अगर आज की डेट बोलूं तो 30 अप्रैल को मैंने ट्रांजैक्शन किया। मैंने गुड्स कब परचेज किए? आज परचेज किए। लेकिन मैं पेमेंट कब दूंगा कह रहा हूं उनसे? 30 जुलाई को। कब दूंगा कह रहा हूं उनको? 30 जुलाई को, 3 महीने बाद। तो बच्चों जो श्याम है, श्याम जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेगा,
ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। जब श्याम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेगा तो इस बुक्स ऑफ अकाउंट में वो ये ट्रांजेक्शन जो उसने की है, उसने जो गुड्स सेल किए, श्याम ने मुझे गुड्स सेल किए, मैंने परचेज किए, श्याम ने जो गुड्स मुझे सेल किए हैं वो कौन सी डेट को रिकॉर्ड करेगा, आज की डेट में रिकॉर्ड करेगा या 3 महीने बाद रिकॉर्ड करेगा जब उसे पेमेंट मिलेगी, कौन सी डेट को रिकॉर्ड करेगा श्याम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो यहां से मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। क्या 2 क्वेश्चन पूछे हैं? फर्स्ट कि श्याम आज की डेट, क्या आज की डेट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा या आफ्टर 3 मंथ, या आफ्टर 3 मंथ के बाद रिकॉर्ड करेगा जब उसे पेमेंट मिलेगी, कौन सी डेट में रिकॉर्ड करेगा। तो बच्चों इसको समझने के लिए आप डेफिनेशन नोट कीजिए। अ ट्रांजेक्शन is recorded in the books when it takes place and not when the settlement takes place। अब बच्चों डेफिनेशन समझते हैं, डेफिनेशन में हमें आंसर मिल जाएगा। डेफिनेशन क्या कह रहा है? अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, जो ये बुक है इसमें जो भी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब लेन और देन। देखो बच्चों मेरे लिए तो ये लेन हो गया, श्याम के लिए देन हो गया। श्याम मुझे कुछ दे रहा है और मैं श्याम से कुछ ले रहा हूं। ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, बोल रहा है जो भी ट्रांजेक्शन है बुक्स में रिकॉर्ड होगा व्हेन इट टेक्स प्लेस, जिस दिन वो टेक्स प्लेस हुआ होगा ट्रांजेक्शन। बताओ बच्चों आज की डेट या फिर 3 महीने बाद? सर आज की डेट कह रहा है, क्या डेफिनेशन क्या करी? व्हेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, जिस दिन ट्रांजेक्शन होगी उस दिन हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब आज रिकॉर्ड करेंगे ना कि 3 महीने बाद रिकॉर्ड करेंगे। एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस, ना कि उस दिन जिस दिन हम उसकी सेटलमेंट करेंगे। क्लियर हुआ? क्या है? जिस दिन भी ट्रांजेक्शन होगी, ध्यान से देखिए, जिस दिन भी ट्रांजेक्शन होगी उसी दिन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उस दिन जिस दिन हम उसकी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, शाम किस दिन रिकॉर्ड करेगा? 30 अप्रैल को ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देगा। क्लियर है बच्चों? इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है जिस दिन कैश मिलती है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और इसको बोला जाता है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यही एक्यूरल कॉन्सेप्ट मोस्टली सभी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे तीनों प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट ये थे हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हम एज्यूम करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि हमारा बिजनेस क्या है, लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जो हमने एक बार अकाउंट्स फॉलो कर ली कि हम इस मेथड से अपनी अकाउंटिंग करेंगे, वही हम फॉलो करते रहेंगे लगातार हर साल। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जिस दिन ट्रांजेक्शन होगी उसी दिन उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस मतलब मेनली हम समझते हैं रूल्स क्या होते हैं जो ट्रेडिशनल पे बेस होते हैं रूल्स। तो स्टूडेंट टोटल 11 रूल हैं। कितने रूल हैं टोटल? 11 में से फर्स्ट 8, जो पहले 8 हैं उनको अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। लेकिन जो लास्ट के 3 हैं वो प्रॉपर अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। क्या है? प्रॉपर अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। अकाउंटिंग कन्वेंशंस। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। पहले आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट
बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। अब मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या हुआ। बच्चों ये है ओनर और इनका है ये बिजनेस। क्या है इनका ये बिजनेस और ये है ओनर। क्वेश्चन बोलना है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट है, अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। दोनों क्या है, एक नहीं है, अलग अलग हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस अलग है, एंटिटी है, और ओनर अलग एंटिटी है। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सेकंड पॉइंट क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। पहले डेफिनेशन, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड विच आर रिलेटेड टू मनी। ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड होंगे जो किससे रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो। हम अपनी जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे बच्चों, इसमें सिर्फ किससे रिलेटेड टर्म नोट करेंगे। लिखा है ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड विच आर रिलेटेड टू मनी। जो पैसों से रिलेटेड होंगे सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे और कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमने किसी को खाना खिला दिया वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ किससे रिलेटेड चीजें रिकॉर्ड करेंगे, मनी से रिलेटेड चीजें रिकॉर्ड करेंगे। ये था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। थर्ड है बच्चों अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। पहले रीड कर लीजिए। लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स known as accounting period. At the end, when income statement and position statement is prepared. ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसका मतलब क्या है, हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसकी कुछ ना कुछ लाइफ होती है। कोई भी बिजनेस करते हैं उसकी क्या होती है, कोई ना कोई लाइफ होती है। मान लीजिए एक बिजनेस कर रहे थे, उसकी ईयर है उसकी लाइफ है, उस बिजनेस की लाइफ है 30 ईयर। उस बिजनेस की लाइफ क्या है 30 ईयर। अगर मैं बिजनेस यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ जिस दिन मैं बिजनेस क्लोज करूंगा मुझे उसी दिन पता चलेगा। लेकिन वो बहुत लॉन्ग पीरियड हो जाता है, लॉन्ग। इसीलिए हम एक छोटे छोटे टाइम इंटरवल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे टाइम इंटरवल बना लेते हैं जो जनरली होते हैं 1 ईयर के। क्या होते हैं 1 ईयर के टाइम इंटरवल। देखो वही लिखा है, लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल। जो भी पूरे बिजनेस की लाइफ है, यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक पूरे बिजनेस की लाइफ ये है, उसको क्या टाइम इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1 ईयर के छोटे छोटे ईयर्स, एक साल में, एक साल में, एक साल में। इन्हें कहते हैं नोन एज अकाउंटिंग पीरियड्स। क्या कहा जाता है उनको, अकाउंटिंग पीरियड्स। एट द एंड व्हेन इनकम स्टेटमेंट, जब साल के आखिरी में हम इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हमें इधर से लेके इधर तक इस साल कितना हुआ प्रॉफिट वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। फिर नेक्स्ट ईयर यहां से स्टार्ट करके यहां तक देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से हम ईयर बाय ईयर चेक करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ। इसे कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो हमारे बिजनेस में फॉलो होता है बच्चों, वो होता है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 मार्च। मींस मान लीजिए अगर 1 अप्रैल 2019 में कोई ईयर फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ तो कंप्लीट कब होगा, 31 मार्च 2020। कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। पूरे बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं जो मोस्टली होते हैं 1 ईयर के। और कौन सा पीरियड फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल। हर ईयर के लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उससे हमें अपना प्रॉफिट पता चल जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट पहले रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट वॉज परचेज्ड। एट विच इट वॉज परचेज्ड। ध्यान से देखना इसका मतलब क्या हुआ। मैंने एक मशीन परचेज की,
मैंने एक मशीन परचेज की जिसकी कॉस्ट थी जिस टाइम मैंने परचेज की 1,00,000 रुपीज। कितनी कॉस्ट थी इसकी? 1,00,000 रुपीज। तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे रिकॉर्ड करूंगा। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने मशीन कितने की थी? 1,00,000 की। लेकिन बच्चों आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद इस मशीन की मार्केट वैल्यू 50,000 ही रहेगी। मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी इस मशीन की? 50,000। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? चाहे मशीन की एक्चुअल वैल्यू कुछ भी हो गई हो, मशीन की प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी हो गई हो, लेकिन उसको कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे? विच इट वॉज परचेज, जिस कॉस्ट पे उसको परचेज किया होगा। मतलब हम अपनी बुक्स में इस मशीन को 1,00,000 का ही शो करेंगे। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक बिल्डिंग परचेज की थी 10,00,000 की। बिल्डिंग परचेज कितने की थी? 10,00,000 की। आज उसकी वैल्यू 50,00,000 है। आज इस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई है? 50,00,000 हो गई है। तो बताओ, मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस वैल्यू पे मैंने बिल्डिंग परचेज की उसको रिकॉर्ड करूंगा या जो आज प्रेजेंट वैल्यू है? सर कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है जिस वैल्यू पे हमने बिल्डिंग परचेज की वो रिकॉर्ड करेंगे। तो मतलब हम कितना रिकॉर्ड करेंगे? सर 10,00,000 रुपीज। समझ में आ गया कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जिस वैल्यू पे हमने कोई भी एसेट्स परचेज किया है उसी वैल्यू को हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसकी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ड्यूल एस्पेक्ट। जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी बच्चों, लेन देन होंगे, सबके ड्यूल एस्पेक्ट होते हैं मिनिमम। कितने? ड्यूल। मतलब अगर मैं किसी को गुड्स सेल कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सेल करूंगा 1% तो मैं हो गया, एक एस्पेक्ट तो मैं हो गया। कोई ना कोई जो मैं गुड्स सेल कर रहा हूं उसको परचेज भी तो कर रहा होगा, वो 2% हो गया। तो कितने लोग इन्वॉल्व हो गए? एक ये, एक ये। तो कितना एस्पेक्ट बोल रहा है? ड्यूल एस्पेक्ट। वन इज डेबिट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाया था, एंड द अदर वन इज क्रेडिट। एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होगा। मैंने बताया था पुराने टाइम में अकाउंटिंग प्लस माइनस में होती थी। अब या तो ये डेबिट होगा या ये डेबिट होगा, या ये क्रेडिट होगा या ये क्रेडिट होगा। आने वाले 1-2 लेक्चर के बाद हम ये पढ़ेंगे कि कौन डेबिट होता है, कौन क्रेडिट होता है। तो बच्चों यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यही है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का एक रूल। इसका अभी फर्दर, इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा, अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन ही अपना न्यूमेरिकल सेक्शन ही करेंगे, तो वहां पे ये रूल हमारा बहुत ज्यादा फॉलो होगा। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया? एवरी ट्रांजेक्शन के कितने पार्ट होते हैं? 2, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। सो अब नेक्स्ट करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। पहले से नोट कर लीजिए। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। बच्चों मैंने अभी एक्यूरल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, सेम वही है ये चीज। क्या कह रहा है? रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न। बोल रहा है रेवेन्यू उस दिन मानेंगे रिकॉग्नाइज्ड हुआ जिस दिन वो अर्न हुआ। मतलब मैंने आपको बताया था जिस दिन ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, जिस दिन सेल हुई होगी उसी दिन हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जिस दिन हमें पेमेंट मिल रही होगी। तो इसे समझ लीजिए एज एक्रूअल कॉन्सेप्ट, सेम एज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। बहुत ही जीता ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन नोट कीजिएगा। कॉस्ट incurred ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। अब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब होता है बच्चों मैच करना कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ। मान लीजिए ये एक आपके पास एसेट है और एसेट में भी मशीन है। मशीन पूरे 1 साल चलाई। एक अकाउंटिंग पीरियड कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। पूरे साल में मशीन चलाऊंगा और कुछ ना कुछ उस मशीन की हेल्प से रेवेन्यू अर्न करूंगा।
क्या अर्न करूंगा? रेवेन्यू अर्न करूंगा। लेकिन बच्चों जो मैं ये मशीन चला रहा हूं, मान लीजिए ये मेरा बॉक्स मशीन है, इसके होल ईयर में जब भी मैंने पूरा चलाया, कुछ ना कुछ इसमें एक्सपेंसेस भी होंगे इस मशीन पे, सर्विसिंग के, खराब हो गई होगी कुछ भी ना कुछ। तो बोले मान लीजिए मैंने रेवेन्यू अर्न किया इस मशीन के थ्रू 2 लाख, एक साल में कितना अर्न किया? 2 लाख। और 30,000 मेरे एक्सपेंसेस भी हुए इस मशीन में, सर्विसिंग में, किसी भी चीज में कितने एक्सपेंस हुए। तो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है हमें एक्चुअल प्रॉफिट, जो एक्चुअल रेवेन्यू अर्न किया वो हमने किया एक्चुअल रेवेन्यू 1,70,000। कितना अर्न किया? 1,70,000। देखो वही कह रहे हैं, कॉस्ट इनक्योर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। जो भी कॉस्ट लगी है उस पर्टिकुलर एसेट्स पे, उसको उस रेवेन्यू से मैच करो, फिर एक्चुअल रिजल्ट बताओ। क्लियर है? ठीक है। लास्ट है बच्चों ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। 8 पॉइंट है जो अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है उसका। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट डेफिनेशन नोट कीजिएगा, देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, एग्जाम्पल इनवॉइस, बिल्स एक्सेट्रा। मतलब ये होता है बच्चों, आप जो भी बिल्स, बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी मेंटेन कर रहे हो, क्या चीज, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी मेंटेन कर रहे हो, इसमें जो भी अमाउंट लिख रहे हो, जिस भी चीज से रिलेटेड 1,000 2,000, आपने सब चीज जो भी परचेज किया, सेल किया, सब रिकॉर्ड कर रहे हो। कह रहे हो जो रिकॉर्ड कर रहे हो उसका एविडेंस भी होना चाहिए, आप कहां से रिकॉर्ड कर रहे हो। देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस, प्रूफ होना चाहिए कि 1,000 की अमाउंट आपने कहां से लिखी, या ये 2,000 अमाउंट आपने कहां लिखी। इन सब का क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए आपके पास, एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस कैसे होगा? अगर मैं कोई भी गुड्स, रॉ मटेरियल भी परचेज कर रहा हूं, अगर मैं अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल भी परचेज कर रहा हूं, तो जो रॉ मटेरियल परचेज करूंगा उसके बदले मुझे कोई बिल या इनवॉइस मिलेगा, तो वो बिल और इनवॉइस मैं संभाल के रखूंगा अपने पास, कि कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ गई कि किसी ने मेरे से बोल दिया कि हाँ भैया चेक कराओ ये अमाउंट कहां से लिखाई, तो मैं वो बिल या इनवॉइस निकाल के दिखा दूंगा। तो वही बोल रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, कोई भी अमाउंट हम अपने मन से नहीं लिख सकते इसके अंदर। यही मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट समझते हैं बच्चों, नेक्स्ट है देखिए, फॉलोइंग आर दी मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब जो मेन अकाउंटिंग कन्वेंशन मैंने बोला था लास्ट की 3 मेन है। फर्स्ट है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डेफिनेशन लिख लिए, ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब होता है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब होता है बैलेंस शीट। इसका मतलब ये होता है जब भी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे, लास्ट में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई आपने, इसमें आपने सब जो परचेज किया, जो सेल किया, इसकी हेल्प से हम एक बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं इसकी हेल्प से? बैलेंस शीट। जब भी आप अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे, उसमें जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके बिजनेस के रिलेटेड, वो सब की सब डिस्क्लोज करोगे। मतलब डिस्क्लोज मतलब बताओगे। जब भी कोई दूसरा पर्सन आपकी बैलेंस शीट को देखे तो उसे आपके बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें पता चल जाएं, सारी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो आपको डिस्क्लोज करनी ही पड़ती हैं। आप छुपा के नहीं रख सकते कि आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो आपने छुपा दिया टैक्स से बचने के लिए, आपको लॉस हो रहा है तो आपने बताया ही नहीं, तो ये सब आपने क्या है ना डिस्क्लोज करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब बच्चों मटेरियल, मटेरियल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मटेरियलिटी मतलब होता है इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन लिखना, आइटम हैविंग सिग्निफिकेंट इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। मतलब जिन आइटम की इंपॉर्टेंस है वो डिस्क्लोज होने चाहिए। अब ध्यान से देखना, मैंने 2 पर्सन बनाए हैं, कार्टून में दिखाए हैं, एक है रिच और एक है पुअर।
अब मेरे को ये बताइए, जो रिच हैं, अगर इसके 1000 रुपीज खो जाएं तो इस 1000 के लिए इस रिच की कोई वैल्यू होगी? ये 1000 रुपीज की कोई इंपॉर्टेंस होगी रिच के लिए? नहीं होगी सर। उसको क्या, लेकिन वही 1000 रुपीज इस पुअर से खो जाएं तो इसके लिए ये 1000 रुपीज इंपॉर्टेंट होंगे? यस सर होंगे। तो वो कह रहा है आइटम हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट, मतलब वो आइटम जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, शुड बी डिस्क्लोज, वो आपने डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। केसेस अलग हो सकते हैं, किसी के लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखो पुअर के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। लेकिन जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, अगर वो चीज आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसको शो करोगे, डिस्क्लोज करोगे अपनी बैलेंस शीट में। एग्जाम्पल लिखा है मैंने, स्टेशनरी परचेज फॉर द बिजनेस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो भी हम स्टेशनरी परचेज करेंगे, क्या परचेज करेंगे? स्टेशनरी परचेज करेंगे, वो सभी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। पेन कोई परचेज कर रहा है, डायरी परचेज कर रहा है, रजिस्टर, वो सभी बिजनेस के लिए क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है, सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंट वैल्यू। तो उसको क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। एग्जाम्पल से मैंने इसके समझाया कैसे। लास्ट पॉइंट 11th पॉइंट है कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस। CONSERVATISM, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में जो 2 पॉइंट में मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन की है, आप पहले नोट कर लीजिए। ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकेंड लिखा है बट ऑल एंटीसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। एग्जाम्पल लिखा है प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नोन लाइबिलिटीज। अब ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। कह रहा है ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी आपको लॉस होने वाले हैं फ्यूचर में, क्या कह रहा हूं, जो भी आपको फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं उन सबको आप क्या करेंगे? कह रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कहां? बुक्स ऑफ अकाउंट में। जो भी फ्यूचर में लॉस होंगे उनको आप क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। फिर क्या कह रहे हैं? बट ऑल एंटीसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर। जो भी आपको गेन या प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में, उनको इग्नोर करोगे। क्या करोगे? इग्नोर करोगे। बच्चों ऐसा होता है, प्रॉफिट को हम एज ए सेफ साइड रख के चलते हैं, हो भी गया नहीं हो गया, लेकिन लॉस के लिए पहले से ही हम रिकॉर्ड बनाते हैं। देखो एग्जाम्पल में लिखा है प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नोन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आपको पता है जो हमने फ्यूचर में पे करनी पड़ती है, उसके लिए हमें बनाना पड़ता है प्रोविजन। सर ये प्रोविजन क्या है? प्रोविजन बच्चों समझो एक गुल्लक होता है। प्रोविजन क्या होता है? गुल्लक होता है जो हर बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है, हर बिजनेसमैन बनाता है। किसके लिए? जो भी उसने लाइबिलिटीज देनी है उसका पैसा वो धीरे धीरे इसमें डालते रहता है। क्या करते रहता है? धीरे धीरे इस गुल्लक में डालते रहता है। जब वो लाइबिलिटी को पे करने का टाइम आ जाता है, जिस दिन वो लाइबिलिटी पे करनी है, इस गुल्लक को फोड़ देता है और इसमें से पैसे दे देता है। तो समझ में आ गया प्रोविजन मतलब क्या हुआ? जो फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं, जो फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं, जिसकी भी पेमेंट देनी है हमने, उसके लिए पहले से ही क्या बना के चलो? एक गुल्लक। उस गुल्लक को बोलते हैं प्रोविजन। सो स्टूडेंट ये थे सारे पॉइंट्स। आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अकाउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।